गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत। मैं मुकेश बराड़ा, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के साथ। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि अपने केंद्र सरकार जो है पाठ वो चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस पाठ के अंदर अभी तक हम विद्यार्थियों लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। लोकसभा के बारे में हमने जाना, राज्यसभा के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, और सरकार का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका, उसमें जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आता है, हमने उन दोनों के बारे में पढ़ा। और अब तीसरे नंबर पे उसमें जैसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपके प्रधानमंत्री। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुने, अपना आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ये परीक्षा की दृष्टि से और पाठ की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज हम ये जानकारी लेंगे कि जो प्रधानमंत्री का पद भारत में है उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक व्यक्ति के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, वो सब हम विद्यार्थियों समझेंगे। तो अब हम विद्यार्थियों सबसे पहले देखें जैसे प्रधानमंत्री की, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में 74 में ध्यान से सुने, संविधान के अनुच्छेद 74 के अंदर ये कहा गया है, आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अर्थात भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है। आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि अनुच्छेद 52 ये कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा, उसमें 11 जोड़ो, अनुच्छेद 63 ये कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, इसमें 11 जोड़ो, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि एक प्रधानमंत्री होगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके हैं याद करने की दृष्टि से कि अनुच्छेद 52 के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 के अनुसार एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 74 के अनुसार एक प्रधानमंत्री होगा। अब उसी के बाद में 74 के बाद में जो अगला अनुच्छेद है 75, 74 में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री होगा। 75 जो है वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ध्यान दें विद्यार्थियों, संविधान का आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब अपने आप ये प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति कैसे नियुक्ति करता है, क्या वो अपनी मनमर्जी कर सकता है? ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। इसके लिए आप ध्यान से सुने कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है या कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बनता है। अपने संविधान के अनुसार आम चुनाव होने के बाद, आम चुनाव होने के बाद विद्यार्थियों, जैसे कि चुनाव होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के। एक आम चुनाव हो गए जो निश्चित कार्यकाल होने के बाद में सब जगह एक साथ होते हैं, जैसे कि 2019 में हुए थे जिसमें मोदी जी की विजय हुई थी, उससे पहले 2014 के अंदर हुए थे। ये आम चुनाव होते हैं। इसके अलावा कई बार जो निश्चित कार्यकाल होता है उससे पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है और बीच में ही जो चुनाव कराने पड़ते हैं उनको हम मध्यावधि चुनाव के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे पहले जो होते हैं वो तो हो गए आम चुनाव, दूसरे नंबर पे हो गए मध्यावधि चुनाव, और इसके अलावा ये एक साथ होते हैं, ये अगर कार्यकाल पूरा नहीं होता है बीच में तो होते हैं। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं उपचुनाव। उपचुनाव, उपचुनाव में क्या होता है कि किसी कारणवश अगर किसी सीट पे कोई सीट खाली हो जाए, जैसे किसी व्यक्ति की त्याग पत्र देने से या उसकी मृत्यु होने पर या किसी अन्य कारण से, तो केवल उसी सीट पे जो सीट खाली हुई है केवल उसी सीट पे चुनाव होते हैं, उनको उपचुनाव के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों आप पर ध्यान दें कि आम चुनाव के बाद, कौन से चुनाव के बाद? आम चुनाव के बाद लोकसभा में संसद का जो निम्न सदन है, हाउस ऑफ रूल्स, आम चुनाव के बाद, मैं आपको बता रहा हूं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है राष्ट्रपति। आम चुनाव के बाद लोकसभा में बहुमत, जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है, बहुमत प्राप्त दल का जो
नेता होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। आम चुनाव के बाद लोकसभा में हाउस ऑफ पीपुल्स जो है उसमें बहुमत यानी मेजोरिटी प्राप्त राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी के नेता यानी लीडर को राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट के द्वारा प्रधानमंत्री मींस प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये आपको पता चल गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। अब उसके बाद में विद्यार्थियों अपने इसमें दूसरी महत्वपूर्ण चीज आती है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। ये तो नियुक्ति हो गई जो अनुच्छेद 75 में भी कहा गया है। अब आती है बात की योग्यताएं। तो योग्यताओं में आपको जैसे कि ध्यान रखना है, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। दूसरा, नाम के पद पर कार्यरत न हो, पागल दिवालिया नहीं हो, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो, आयु कम से कम 25 वर्ष की हो। ये ध्यान रखें विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष चाहिए। ये 25 वर्ष की आयु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी है, 25 वर्ष की आयु राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए भी है कम से कम, और 25 वर्ष की आयु राज्य की विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए बनने के लिए भी 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने की आयु कम से कम 25 वर्ष। और एक जो महत्वपूर्ण शर्त है विद्यार्थियों प्रधानमंत्री के लिए वो ये है कि संसद के किसी एक सदन का, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना भी आवश्यक है। संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना भी आवश्यक है। इसमें थोड़ी सी छूट यह है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है तो भी वो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन यह है कि उसको अगले 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। अगर वो 6 माह में ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये प्रधानमंत्री की योग्यताएं होगी। जो सामान्य योग्यताएं वो तो है ही, आयु कम से कम 25 वर्ष और संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अब विद्यार्थियों हम आगे चलते हैं, तो आगे इसके अंदर महत्वपूर्ण जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, कि प्रधानमंत्री के क्या क्या काम है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। अब उसके बाद में प्रधानमंत्री का सबसे पहला काम है अपनी टीम तैयार करना, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेला देश का शासन संचालित नहीं कर सकता है। जिस प्रकार खेल में क्रिकेट टीम में कप्तान के साथ उसके अन्य सदस्य होने जरूरी है, अन्य खिलाड़ी होने चाहिए, विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल के साथ अन्य स्टाफ मेंबर का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जो एक टीम का एक तरह से कप्तान है, मुखिया है, उसको अपनी टीम के अन्य सदस्यों की भी आवश्यकता होती है। और प्रधानमंत्री की टीम को मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों ध्यान से समझना, मंत्री जो होते हैं प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री। तीनों प्रकार के मंत्रियों से मिलकर तो बनती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में सब प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, और केवल कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको कहा जाता है मंत्री मंडल। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री का सबसे पहला काम है प्रधानमंत्री परिषद का निर्माण करना, अर्थात प्रधानमंत्री अपनी टीम तैयार करता है। इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री एक सूची तैयार करता है, विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, पार्टियों के हिसाब से विचार विमर्श करके एक सूची तैयार करता है। वो सूची वो राष्ट्रपति को सौंपता है, और जो सूची प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री परिषद में शामिल करता है और उनको मंत्री पद की शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण काम हो गया प्रधानमंत्री बनने के बाद मंत्री परिषद का निर्माण करना, उसका गठन करना। दूसरा विद्यार्थी बिंदु है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, कि जैसे मंत्री परिषद का निर्माण हो गया, कौन सा व्यक्ति है उसके अंदर आ गया, लेकिन अब कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, कौन से मंत्री को कौन सा काम सौंपा जाएगा। जैसे आप क्रिकेट देखते हो,
आपने देखा होगा कि मैदान के अंदर जो कप्तान होता है वो ये तय करता है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ फील्डिंग करेगा, किसको क्या काम करना है, ग्राउंड के अंदर किसकी क्या भूमिका रहेगी। ठीक उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद का निर्माण होने के बाद में किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, वो विभागों का बंटवारा करने का भी पूरा अधिकार है प्रधानमंत्री के पास से होता है। वो चाहे तो कभी भी 2 मंत्रियों के विभागों को बदल सकता है, वो चाहे तो किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद से निकाल सकता है, वो चाहे तो किसी नए व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है, और वो चाहे तो किसी विभाग को खुद अपने पास भी रख सकता है। जैसे कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। उसके बाद विद्यार्थियों तीसरा बिंदु है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना। प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद का निर्माण कर दिया, विभागों को बांट दिया, अब वो उस मंत्रिपरिषद के कार्य का संचालन करेगा, अर्थात समय समय पे वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, उनमें समन्वय रखेगा और देश के शासन संचालित के कामों को आगे बढ़ाएगा। तो मंत्रिपरिषद के कार्यों का संचालन करना, उसकी अध्यक्षता करने का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय यानी तालमेल बना के रखना। जो विभिन्न विभाग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके मध्य समन्वय या तालमेल रखने का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। वो समय समय पर विभागों की बैठक लेता है। अगर कभी 2 विभागों के मध्य किसी प्रकार का टकराव हो तो प्रधानमंत्री दोनों विभागों के मंत्रियों को आपस में बैठा के उनको समझा के उनके बीच तालमेल बनाता है। और कभी विवाद की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का निर्णय है वो सबको मानना पड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल, समन्वय, जिस प्रकार घर का मुखिया होता है वो घर के सभी सदस्यों में तालमेल, प्रेम और भाईचारा रखता है, ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री भी शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय या तालमेल रखने का काम करता है। उसके बाद में लोकसभा का नेता, जैसा कि आपको पता ही है कि आम चुनाव के बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता होने के नाते वो लोकसभा में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, विधेयकों को लोकसभा में प्रस्तुत करवाना, उनको वहां से पास करवाना, ये सारा कार्य जो है उसके द्वारा किया जाता है। अर्थात वो लोकसभा में विभिन्न प्रकार के कार्यों को अपनी देख रेख के अंदर संपादित करवाता है। और मंत्रिपरिषद भी अपने नेता के प्रधानमंत्री की लोकसभा में पूरा सपोर्ट और सहयोग करती है। उसके बाद में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी, ध्यान से समझे विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी संपर्क स्थापित करने का काम भी करता है। अर्थात समय समय पर राष्ट्रपति की अगर कोई सलाह या परामर्श हो तो वो प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद तक जाएगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बातचीत करेगा और प्रधानमंत्री के माध्यम से वो मंत्रिपरिषद तक जाएगी। इसी प्रकार से मंत्रिपरिषद की कोई बात अगर राष्ट्रपति तक पहुंचानी हो तो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री को सूचना देगी और प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति तक। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी संपर्क स्थापित करने का, एक तरह से पुल का या जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में विदेश नीति का निर्माता व सरकार का प्रमुख प्रवर्तक। सातवां जो बिंदु विद्यार्थी उसमें 2 बिंदु है विदेश नीति का निर्माता। विदेश नीति क्या होती है? एक देश की अपने पड़ोसी या अन्य देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक व्यवहार करने की जो नीति होती है उसको विदेश नीति के नाम से जाना जाता है कि हमें कौन से देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, किस देश के साथ क्या व्यापारिक समझौते करने हैं या नहीं करने, इन सब का अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री एक देश की विदेश नीति का निर्माता भी होता है। और उसके साथ साथ विद्यार्थियों सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, अर्थात सरकार की तरफ से बोलने वाला, घोषणा करने वाला। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, अर्थात प्रमुख बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने जैसे नोटबंदी की घोषणा की या दूसरी और बड़ी घोषणाएं, तो इस प्रकार की बड़ी घोषणाएं, बड़ी बातें जनता तक जो पहुंचाने का कार्य है सरकार की तरफ से, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो हम प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी कहेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों को समझा। हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना,
मंत्रियों के कार्य का संचालन करना, शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल बना के रखना, लोकसभा का नेता होना, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का काम करना, विदेश नीति का निर्माता, सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है और देश के शासन संचालन में प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही मंत्रिपरिषद की अंदर प्रधानमंत्री की ठीक वही भूमिका है जो भूमिका आकाश में तारों में जो चंद्रमा की भूमिका होती है। हम आकाश में देखते हैं तो तारों में चंद्रमा एक अलग स्थिति में नजर आता है, ठीक उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो देश के शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी ली। हम अगली कक्षा के अंदर जो प्रधानमंत्री की टीम होती है मंत्रिपरिषद, उसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं आशा करता हूं कि ज्ञान विहार स्कूल की तरफ से आपके लिए जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, आप उसका अच्छे से लाभ उठा रहे हैं और आप अपना कार्य भी अच्छे से कर रहे हैं। आपके अगर ऑनलाइन कक्षाओं से किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई शिकायत या सुझाव हो तो वो आपके सादर आमंत्रित हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसमें भी अगर आपकी कोई समस्या हो तो उसके बारे में भी आप कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।